अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चों। आज 8th क्लास के साइंस से एक और टॉपिक लाकर हम आपके लिए हाजिर हैं। तो ये टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन हम इसके सब टॉपिक्स बनाएंगे और धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर, क्रॉप प्लांट्स, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, राइट काइंड ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, रेजिंग सीड्स इन नर्सरी, ट्रांसप्लांटिंग, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ये सब हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप धीरज रखिए, ये सब हो जाएगा इस सेशन में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसको कहेंगे? हमें मालूम है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री में रहते हैं। हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। जब से दुनिया में इंसान की बदोबस्त शुरू हो गई, जब से इंसान ने दुनिया में अपने होश संभाले, तो हिंदुस्तान में या इंडिया में लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ अपने आप को मुंसलिक किया। एग्रीकल्चर और जिंदगी का ऐसा ही साथ है जैसा हम चोली और दामन का साथ बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर है क्या? किसको बोलेंगे हम एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर डियर स्टूडेंट्स ये एक लैटिन वर्ड है, एगर एंड कल्ट्रा। एगर मीन्स फील्ड, कल्ट्रा मीन्स कल्टिवेशन, यानी कल्टिवेशन ऑफ फील्ड्स फॉर क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के लिए अपने फील्ड को कल्टीवेट करना एग्रीकल्चर कहलाता है। पहल जो ह्यूमन्स थे उन्होंने लर्न किया, उन्होंने कंट्रोल किया होगा आग पर। इसके बाद टूल्स बनाने शुरू कर दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन टूल्स। उसके बाद धीरे धीरे उसने मेटल के टूल्स बनाने सीख लिए, अपने हाउसेस बनाने सीख लिए, अपने लिए शेल्टर बनाना सीख लिया, एनिमल्स की स्किन को अपने लिए क्लोथिंग का इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे उसने देखा कि अब एग्रीकल्चर भी सीखना है, तो धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर भी सीख लिया। एग्रीकल्चर जो है ये हमें जिंदगी की बहुत सारी जरूरियात देता है। हमें बेसिक 3 नीड्स प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। दीज आर बेसिक 3 नीड्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर से हमें और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गेट मेडिसिन्स, different kinds of medicines we get from agriculture, we get from these plants. इसी तरह हम बहुत से रोगन्स हासिल करते हैं, हम बहुत से जूस निकालते हैं, हम बहुत से इसी तरह बहुत से पेंट निकालते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से बेसिक नीड्स के अलावा भी हमें मिल जाती है। हम अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी जो है पूरी की पूरी जो है एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। एग्रीकल्चर के बगैर हमारा जीना मुमकिन नहीं है। एग्रीकल्चर जो है इसका मेन पर्पस होता है क्रॉप्स होते हैं, फसल जिनको बोलते हैं। तो क्रॉप जो है इसमें एक अहम जुज है या इसका एक आउटपुट है, अहम आउटपुट है क्रॉप। तो क्रॉप किसको बोलेंगे, फसल किसको बोलेंगे? फसल हम बोलते हैं कोई भी पौधा जिसको एक खेत में किसी खास फायदे के लिए ग्रो किया जाए या केयर किया जाए, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। एनी प्लांट ग्रोन एंड केयर्ड फॉर, एनी प्लांट ग्रोन एंड केयर्ड फॉर इन ए फील्ड फॉर in a field for some output is called a crop or a crop plant. इसको हम बोलते हैं फसल या इसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट। हिंदुस्तान आपको मालूम है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। 70% जो इसकी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, वो मुंसलिक है। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है,
एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, तो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हमारे यहाँ पर पाई जाती होंगी। तो ये क्रॉप्स जो हैं कितनी वेराइटीज की, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीरियल्स इन आवर कंट्री, राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ली है। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट। पल्सेस में ग्राम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राम्स हैं। लेंटिल्स हैं, पीज हैं, बीन्स हैं। ऑयल सीड्स में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। रूट क्रॉप्स हैं हमें जिनमें रूट क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो है, ट्यूबर क्रॉप्स में पोटैटो है, टपियोका है। शुगर क्रॉप्स में शुगर कैन, बीट रूट है। इसी तरह प्लांटेशन क्रॉप्स में कॉफी है, टी है या रबर है। तो ये क्रॉप्स जो हैं, मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स प्रोवाइड एस स्टेपल फूड। ये स्टेपल फूड किसको बोलेंगे? स्टेपल फूड उस फूड को बोलेंगे जो किसी कम्युनिटी के लिए या किसी सोसाइटी के लिए स्टैंडर्ड डाइट प्रोवाइड करता हो, उनकी एनर्जी के लिए, उनकी कैलोरीज के लिए एक स्टैंडर्ड डाइट प्रोवाइड करता है। हम उसको बोलते हैं, ये है इनका स्टेपल फूड या स्टैंडर्ड डाइट ऑफ ए कम्युनिटी इज कॉल्ड स्टेपल फूड, यानी उसको बोलते हैं हम स्टेपल फूड। तो हमारा जे.एंड.के जो है, ये स्टेट जे.एंड.के जो है, यहां पर भी बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं। यहाँ का पहला सेटलमेंट कमिश्नर, आपने नाम सुना होगा, आपने बुजुर्गों से नाम सुना होगा, सर वाल्टर लॉरेंस उसका नाम था। पहला सेटलमेंट कमिश्नर जो था, अंग्रेजों के दौर का आदमी। तो उसने यहाँ के बारे में एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा है, उसका नाम है द वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर में वो जिक्र करता है कि कश्मीर एक ऐसा मुल्क है, ये आपको याद रखना चाहिए, कश्मीर एक ऐसा मुल्क है जहां पर फ्रूट्स और सैफरन की अच्छी तादाद पाई जाती है और इसके अलावा इनकी क्वालिटी भी सबसे बढ़िया होती है। वो कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां कश्मीर जैसी फसलों के लिए सहूलियात पाई जाती हों। ये सर वाल्टर लॉरेंस, फर्स्ट सेटलमेंट कमिश्नर, मेंशन करते हैं अपनी किताब में द वैली ऑफ कश्मीर में। वो यहाँ के सेब, एप्रिकॉट, आलमंड्स, रसबेरी, अंगूर, नाशपाती, पीच, पलम, मलबरी, वॉलनट्स का जिक्र करते हैं और इन फ्रूट्स को के बारे में कहता है कि लिखता है कि इन फ्रूट्स को आसानी के साथ यहाँ पर उगाया जाता है। ये सब उसने अपनी किताब में, पहले ही मैंने बताया, द वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप्स का जिक्र हमने किया। क्रॉप उगाना कैसे किया जाता है, क्रॉप्स को तैयार कैसे उगाया जाता है, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस का होना ज़रूरी है। एक अच्छी और वाफिर फसल हासिल करने के लिए, अच्छे क्रॉप्स हासिल करने के लिए कुछ कंडीशंस का होना लाजमी है। तो ये कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट काइंड ऑफ सॉइल। राइट काइंड ऑफ सॉइल, राइट काइंड ऑफ सॉइल, अच्छी क्वालिटी की सॉइल, गुड क्वालिटी सीड्स यानी अच्छे बीज, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, प्रॉपर इंप्लीमेंट्स। अपने खेतों में काम करने के लिए कुछ इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छे होने चाहिए, वो प्रॉपर होने चाहिए। तो पहले हम देखेंगे इस सॉइल के बारे में, राइट काइंड ऑफ सॉइल। एक अच्छी और वाफिर क्रॉप, गुड क्वालिटी क्रॉप हासिल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमें अच्छी किस्म की मिट्टी का होना ज़रूरी है। तो हर एक फसल के लिए आपको मालूम है अलग अलग किस्म की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, अलग क्वालिटी की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिस किस्म की भी सॉइल हो, जिस किस्म की भी सॉइल हो, तो ये अच्छी होनी चाहिए। इसे पहले मैनेज करना पड़ता है, मिट्टी को पहले मैनेज करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। कुछ मेजर्स हैं जिनका जिक्र करना यहां पर जरूरी है। तो कौन से कंडीशंस हैं? नंबर 1, फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर अबंडेंटली अवेलेबल। यानी हमारा खेत जो है वो घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए ताकि जो सनलाइट आ जाए, सनलाइट अबंडेंटली अवेलेबल हो जाए। सनलाइट तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तभी जो पौधे होते हैं वो अपनी ग़िज़ा
बनाते हैं। फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स दैट में डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको दूर रखने के लिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सॉइल शुड बी टर्न्ड एंड लूज्ड बिफोर सोइंग सीड्स, यानी अपने बीज लगाने से पहले जमीन को जोतना खोदना जरूरी है, क्योंकि जोत कर और खोद कर इसमें जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे रूट्स होते हैं वो इसमें आसानी के साथ पेनिट्रेट हो जाते हैं। सॉइल शुड कंटेन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अच्छी खासी तादाद होनी चाहिए। इसके अलावा वीड्स जो है इनको जमीन से निकाल बाहर करना चाहिए, अपने इन फसलों से निकाल बाहर करना चाहिए, बिकॉज दे compete इन न्यूट्रिएंट्स एंड इन सनलाइट विथ आवर क्रॉप्स। तो पहले देखते हैं हम लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल देखते हैं। जमीन को अब लूज और टर्न करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते हैं, डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स अपनाए जाते हैं। तो जमीन को जोतने के लिए प्लोह का इस्तेमाल किया जाता है। प्लोह तो पहले जमाने में लकड़ी का प्लोह हुआ करता था, आजकल लोहे का प्लोह इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर जो है ये एक व्हीकल है, ये एक मोटर व्हीकल होती है। ऐसा आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा। दिस इज ए मोटर व्हीकल यूज्ड टू पुल हैवी मशीन लाइक प्लोहर्स, ड्रिल्स एंड ट्रॉलीज। दिस इज एन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। ये एग्रीकल्चर के लिए खास तौर पर बनाया गया है। सॉइल को जोतने के बाद लेवल किया जाता है ताकि पानी की हमवार तकसीम हो जाए। अर्थवर्म जो है एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा जो क्रिएचर है जो जमीन में छोटे छोटे सुराग बनाता है, छोटे छोटे बिल्ले बनाता है। तो ये भी इस जमीन को जोतने का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे JNK में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉइल्स हैं। हमारे पास 8 वेराइटीज ऑफ सॉइल्स हैं। हमें है एक किस्म है, इसको गुरटी बोलते हैं, गुरटी। दूसरी किस्म है बहिल, इसको लूमी बोलते हैं। सेकिल, सैंडी। चौथी है सुरजमीन। पांचवी है दजनलैंड। छठी है नंबल। सातवीं है रात फ्लोटिंग, जो इस झील के सतह पर बनाए जाते हैं। आठवीं है करीवाज। लद्दाख में अगर देखेंगे तो वहां पर ग्लेशियल एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स। सीड्स को देखते हैं। तो सीड का होना जरूरी है, सीड के बगैर फसल का होना नामुमकिन है। गुड क्वालिटी सीड्स विच आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, यानी जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं होते हैं, ये एक अहम रोल अदा करते हैं हमारी गुड क्रॉप यील्ड के लिए। तो गुड क्रॉप यील्ड के लिए अच्छी सीड का होना लाजमी है। गुड क्वालिटी सीड्स जो हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? सीड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज, यानी कोई भी बीमारी उनमें नहीं होनी चाहिए और उनके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए बीमारियों से लड़ने की। दे शुड बी वायबल टू जर्मिनेशन, यानी इनमें आसानी के साथ जर्मिनेशन होनी चाहिए। जर्मिनेशन तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, तो ये आगे पढ़ने को आपको मिलेगा। दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हेल्दी क्रॉप या हेल्दी प्लांट, एक सेहतमंद प्लांट से ये हासिल होनी चाहिए। जब सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, अब उसे सो करना होता है, जमीन में लगाना होता है। हमारे पास 2 तरीके हैं जिनकी मदद से हम सीड्स को सो करते हैं। एक है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग तो देखिए, हाथों से सीड्स को स्कैटर करना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है, यानी अपने हाथों से सीड्स को स्कैटर करना अपने फील्ड में। स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड इन ए फील्ड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, यानी अपने हाथों से फील्ड में सीड्स को स्कैटर करना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। तो मशीनों के जरिए भी कुछ मुल्कों में ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग पहला तरीका। दूसरा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक किस्म का बाउल होता है, इसके साथ एक ट्यूब होती है, तो जो प्लोह के साथ अटैच होता है। तो जब प्लोह चलती है तो सीड्स जो है एक एक करके जमीन में गिरते हैं। इस तरह जो सीड्स हैं वो रोज में लग जाते हैं। तो अब आते हैं हम सीड नर्सरी पर। सीड नर्सरी किसको बोलते हैं?
देखिए पैडी जो है, आजकल पैडी का दौर चल रहा है। पैडी का या कुछ जो वेजिटेबल्स हैं हम उनको एक छोटे से नर्सरी पैच में या ज़मीन के एक पैच में लगाते हैं। वहाँ पर इनकी अच्छी तरह केयर की जाती है। कुछ वक्त के बाद उन्हें पैच या नर्सरी से निकालकर खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस जो सीडलिंग्स होते हैं इनको नर्सरी से या उस जमीन के पैच से निकालकर एक बड़े लैंड में ट्रांसफर करने को इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। इस तरीके से इन पौधों के रूट जमीन के अंदर तक जाते हैं और हमें जमीन को तैयार करने के लिए थोड़ा बहुत वक्त भी मिलता है जब तक ये सीड्स हमें सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमें एक अच्छी क्रॉप यील्ड भी मिलती है। तो दूसरी खासियत यह है कि हम अपनी मर्जी से इन सीडलिंग्स को बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं रोज में। तो रोज में ट्रांसप्लांट करने से इनको अच्छी तरह धूप भी मिलती है और धूप ज़रूरी है, आपको मालूम है, इसके लिए इस फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी इनको मिलते रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं मैन्यूरिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैन्यूरिंग। देखिए हम अपने फील्ड में लगातार क्रॉप्स लगाते हैं तो सॉइल में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हम हमारी क्रॉप यील्ड जो है बढ़ जाती है इन न्यूट्रिएंट से, लेकिन लगातार फसल लगाने से उन न्यूट्रिएंट्स की तादाद घट जाती है। इससे हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है, इस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम इस फील्ड को यहाँ से आर्टिफिशियली ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं मैन्यूरिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैन्यूरिंग। मैन्यूर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये हमारे क्रॉप्स के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनसे हमारी जमीन में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो कुछ मशहूर किस्म के मैन्यूअर्स हमारे पास हैं। हमारे पास फार्म यार्ड मैन्यूअर है, हमारे पास ग्रीन मैन्यूअर है, हमारे पास कंपोस्ट है, इसी तरह सी मैन्यूअर है या पोल्ट्री मैन्यूअर है। तो ये सारे मैन्यूअर्स जो हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की तादाद बढ़ाते हैं। तो फार्म यार्ड मैन्यूअर जो होता है इसमें स्ट्रा होता है, घास के लीव्स होते हैं इसमें, इसी तरह वेजिटेबल पील्स होते हैं इसमें एनिमल एक्सक्रीटा होता है, या इसमें डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं उनके पील्स होते हैं। तो ये सड़कर इस डायरेक्टली हम अपने खेतों में लगाते हैं। ग्रीन मैन्यूअर, कुछ फसल इसीलिए उगाई जाते हैं। ग्रीन मैन्यूअर किसको बोलते हैं? कुछ फसल जो है हम इसीलिए उगाते हैं कि बाद में जब वो तैयार हो जाते हैं इनको मिट्टी के साथ मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव क्लस्टर बीन्स, या हमें हॉरस ग्रेम है, क्या इसी तरह काउपी हैं, वो हम इसीलिए उगाते हैं जब वो तैयार हो जाते हैं तो ज़मीन के साथ मिलाते हैं। ज़मीन में उनसे मिलने से उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कंपोस्ट एक और किस्म की जो मैन्यूअर है, घरों से जो कुछ भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है और कैटल एक्सक्रीटा जो निकलता है, इसको जमीन के नीचे एयर टाइट पिट्स में बंद किया जाता है जो बाद में कंपोस्ट कहलाता है। यानी जब वो सड़ जाता है इसको कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट को निकालकर डायरेक्टली हम खेतों में इसको लगाते हैं। इससे हमें जो हमारी जो ज़मीन होती है, सॉइल जो होती है, वो इनरिच हो जाती है ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट से। एक और तरीका हमारे पास है हमारे इस ज़मीन को इनरिच करने के लिए न्यूट्रिएंट से, वो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर आर्टिफिशियल केमिकल्स और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या पोटाश फर्टिलाइजर्स हैं, वो हमारे इस ज़मीन को, हमारी इस सॉइल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर केमिकल्स जो हैं इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए इनका इस्तेमाल जो माहिरीन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, या जो अपनी सॉइल होती है, सॉइल की टेस्टिंग के बाद ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कितना, किस हद में करना चाहिए, किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। देखिए ज़मीन को अच्छी फसल निकालने के लिए सॉइल से एक और चीज़ ज़रूरी है, इसको बोलते हैं हम इरिगेशन। तो इरिगेशन जो है ये कितना ज़रूरी है? इरिगेशन किसको बोलते हैं? देखिए पानी ज़िंदगी का एक ऐसा जुज है जिसके बगैर दुनिया की कोई भी ज़िंदगी नामुकम्मल है। ये आपको मालूम है, नामुकम्मल भी है और अधूरी भी है। हम भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग। तो प्लांट्स को
जो प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स जो होते हैं उनको जो हम पानी पिलाते हैं, इस पानी को बोलते हैं इरिगेशन। ये इरिगेशन कहलाता है। देखिए, इवापोरेशन होती है प्लांट्स में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इनमें। तो इन दो एक्टिविटीज के लिए, इवापोरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पानी का होना जरूरी है, इसीलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं ये इरिगेशन। क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए भी इरिगेशन बहुत ही जरूरी है, यानी क्रॉप्स जो हैं वो बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए उनको इरिगेशन जरूरी है। पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए न कम होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। अगर कम हो गया या ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा हो गया, दोनों सूरतों में हमारे इस फसल को नुकसान करता है। पैडी के लिए पानी की एक ज्यादा तादाद होनी चाहिए। हम पैडी को जो है 2-3 महीने तक इसको पानी में सबमर्ज रखते हैं। पानी इसके इर्द गिर्द हम एक बंड बनाते हैं जिसको कश्मीरी में बैर बोलते हैं। तो वो बैर जो है या वो बंड जो है वो पानी को इस खेत में रोकने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है पानी जो है हमारे J&K स्टेट में कैसे इन फसलों को पहुंचाया जाता है, इन क्रॉप्स को पहुंचाया जाता है? हमारे पास कैनाल्स, इरिगेशन कैनाल्स हैं, हमारे पास वेल्स हैं, टैंक्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, डंगरी वेल्स हैं, हमारे पास रिवर्स हैं, पूल्स हैं। लेकिन कैनाल इरिगेशन जो है ये बहुत ही अहम है हमारे इस J&K स्टेट में। तो जम्मू के प्रोविंस में देखेंगे हमारे पास रणवीर कैनाल है, प्रताप कैनाल है, कठवा कैनाल है, तवी कैनाल है, दद्धर कैनाल है। इसी तरह हमारे इस कश्मीर के रीजन में मटन कैनाल है, जनगेर कैनाल है, लाल कोल है, बड़ी कोल है, इसी तरह सुंबल कोल है, नंदी कोल है, अवंतीपोरा कैनाल, जैनापुरा खोल, ऋषिपोरा कैनाल। ये कैनाल्स जो हैं हमारे इस कश्मीर में बहुत ही मशहूर हैं। ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद आते हैं हम वीडिंग पर। तो वीडिंग जो है, वीड किसको बोलते हैं? Undesirable plants that grow in our crop fields and compete with crops for nutrients and sunlight are called weeds। यानी ये वो गैर जरूरी पौधे होते हैं जो हमारे फसलों के साथ उगते हैं, जो हमारे फसलों के साथ compete करते हैं सूरज की रोशनी के लिए और न्यूट्रेंट्स के लिए। हम इनको बोलते हैं weeds। तो ये घास फूस जिनको weeds बोलते हैं, इनको हमें अपनी इस फील्ड से निकालना जरूरी होता है। अगर नहीं निकालें तो हमारे जो फील्ड्स होते हैं इनमें क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही इफेक्टेड होती है, कम होती है। इनको या तो हाथों से मैनुअली, हो एक आला है या एक आला एक और है, इसको हारो बोलते हैं, इनसे निकालते हैं, या तो मैनुअली इनको निकाला जाता है या इनको केमिकल्स से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इन केमिकल्स को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या है? वीडिसाइड्स आर केमिकल्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन आवर फील्ड्स। यानी ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे फील्ड्स में वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत सारे वीडिसाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसी तरह हमारे पास है सिमाजीन। अब आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन पर। हमारे फसल की पैदावार तभी अच्छी और वाफिर होगी जब हमारे क्रॉप्स जो हैं ये डिजीज और पेस्ट से साफ रहें और फ्री रहें। हमारे क्रॉप्स को इंसेक्ट्स, फंजे, बैक्टीरिया वगैरह से खतरा रहता है। हम अपने क्रॉप्स को पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जिनसे पेस्ट्स का कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स लगाते हैं जिनसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया वीडिसाइड से वीड्स को या अनवांटेड वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। मेलाथायोन, डाइमिक्रॉन, पॉलीथायोन इस्तेमाल करके हम कुछ जो इंसेक्ट्स हैं या कुछ जो फंजिसाइड्स हैं इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें मेलाथायोन है, डाइमिक्रॉन है, पॉलीथायोन है। इनके इस्तेमाल से पेस्ट्स और उनके लार्वा को मारा जाता है। यानी लार्वा जो होते हैं या पेस्ट्स जो होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनको अपने खेतों से रोका जाता है। पेस्टिसाइड्स को या तो डस्टिंग से लगाया जाता है या तो स्प्रे से लगाया जाता है। हमें चाहिए कि इन केमिकल्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और ख़ास वक्त पर ही करें। ये केमिकल्स बहुत ही जहरीले होते हैं। इनका इस्तेमाल एहतियात के साथ ज़रूरी है
और वक़्त मैंने अभी बताया, वक़्त ये होता है कि अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे जर्मिनेशन के टाइम में, जब जर्मिनेशन होती है, जब ये होता है, जब पोलिनेशन होती है, तो पोलिनेशन के टाइम में इंसेक्ट्स का होना हमारे खेतों में, हमारे इस फसलों में ज़रूरी है। तो अगर हम उस टाइम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं पोलिनेशन के लिए वो मर जाते हैं, तो इससे नुकसान हो जाता है, हमारे फसल बहुत ही नुकसान हो जाते हैं, हमारे फसल नहीं बनते हैं, तो उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इसीलिए किसी माहिर या किसी एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास जो एग्रीकल्चरलिस्ट्स होते हैं या हमारे पास जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उनके साथ रब्ता किया जा सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, हम मार्केट से वेजिटेबल्स खरीदते हैं, ग्रेन्स खरीदते हैं या फ्रूट्स खरीदते हैं, तो जब हम उनको घर लाते हैं तो हमें उनको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, उनको अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मालूम हो गया कि हम स्प्रे करते हैं डिफरेंट केमिकल्स। ये केमिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही जहरीले होते हैं, तो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं या जो ग्रेन्स होते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है इन केमिकल्स की, तो वो केमिकल्स जो हैं हमारे सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है हम अपने खेतों को जो फसल तैयार होती है, तो फसलों को बहुत चीज़ों से महफूज रखने के लिए बहुत से हरबे करते हैं। एक हरबा हम करते हैं स्केयर क्रो। स्केयर क्रो वो होता है, इससे हम अपने खेत में जब फसल तैयार होती है इन फसलों को परिंदों से बचाते हैं। तो ये एक डुम्मी होता है, किसी एनिमल का या किसी इंसान का डुम्मी बनाते हैं हम, उससे परिंदे जो हैं वो हमारे खेतों से डर कर भाग जाते हैं, या स्ट्रे मैमल्स जो हैं वो इसको देखकर भाग जाते हैं। तो ये था पहला हिस्सा इस यूनिट का। अगला हिस्सा अगली बार लेकर आपके लिए फिर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।